मेरी ये जो प्रेजेंटेशन है उसका शीर्षक है फैक्ट सेल स्टोरी सेल। और हम कुछ भी एक इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हैं, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं। कभी कभी कॉन्सेप्ट्स काफी डिफिकल्ट होते हैं समझने के लिए, तो लेकिन हम अगर यही चीज स्टोरीज के थ्रू सुने तो शायद हमको ज्यादा वो समझ में आ जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टोरी, जिसका नाम है लीप ऑफ फेथ, यानी किसी पे हम विश्वास करें तो पूरा विश्वास करें। तो ये कहानी है एक नौजवान की जो रेगिस्तान में भटक जाता है। उसके पास ना कोई मोबाइल फोन है, उसका पानी भी खत्म हो गया है, बहुत थक गया है और वो ढूंढ रहा है कि कहाँ पे मुझे कोई पानी का सोर्स मिले ताकि मैं मेरी प्यास बुझा सकूं। और ऐसे ढूंढते ढूंढते उसे एक पुराना मकान, झोपड़े जैसा मकान एक दिख जाता है। तो खुश हो जाता है, शायद यहाँ पे कोई पानी का सोर्स हो। तो वो मकान के अंदर चला जाता है और उसकी खुशी दुगनी हो जाती है जब वो देखता है कि एक कोने में एक हैंड पंप रखा है। और लेकिन वो जब हैंड पंप प्रेस करता है उससे कुछ पानी नहीं निकलता। वो शॉक हो जाता है कि यार, इतना मैंने ये घर ढूंढा, उसमें हैंड पंप भी है लेकिन वो हैंड पंप में पानी नहीं। लेकिन उसका लक अच्छा है कि कोने में एक छोटी सी बोतल पड़ी है। उस बोतल पे एक लेबल लगाया हुआ है और उस लेबल पे लिखा है कि इस बोतल का पानी जो है अगर तुम हैंड पंप में डालो तो हैंड पंप चल जाए। अभी ये जो नौजवान है वो एक दुविधा में पड़ जाता है कि क्या करूं, मैं इस छोटी सी बोतल में जो पानी है वो पी जाऊं या फिर इस बोतल पे जो लिखा है उस पे विश्वास करूं और इस पानी को मैं हैंड पंप में डालूं। वो भी सोचता है कि यार, ये छोटी सी बोतल से मेरी कोई प्यास तो बुझने नहीं वाली, और लेकिन अगर मैं ये पानी हैंड पंप में डालूं और हैंड पंप नहीं चले तो और भी प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा सोचता है, फिर उसे लगता है जाने दो, मैं ये जो भी चिट्ठी लिखी है इस पे मैं विश्वास करता हूँ। और वो पानी की बोतल लेके वो हैंड पंप में वो डाल देता है और फिर वो हैंड पंप जैसे ही प्रेस करता है उसमें से पूरे फोर्स से पानी निकलने शुरू हो जाता है। अभी वो नौजवान शॉक हो जाता है कि यार, ये क्या जादू है कि ये छोटी सी बोतल का पानी इसमें डालो और वो हैंड पंप शुरू हो गया। बोला क्या करना है, मेरी तो प्यास अभी बुझ जाएगी। वो प्यास बुझाता है और अपनी जो बैग में बोतल है उसका पानी भर देता है, नहा धो लेता है, फ्रेश हो जाता है और अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल जाता है। जब वो निकलता है उसे याद आता है कि मैंने तो ये बोतल पे जो लिखा था उस पे मैंने तो विश्वास कर लिया, लेकिन मेरे बाद अगर कोई ऐसे ही भटकते हुए इस घर में आ जाएगा, वो भी ये बोतल देखेगा और अगर गलती से वो बोतल का पानी पी जाता है और वो हैंड पंप पे उसको विश्वास नहीं है वो चिट्ठी पे कि वो हैंड पंप चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए वो और एक चिट्ठी उस बोतल पे लगा देता है, बिलीव मी इट वर्क्स, यानी मेरे पे आप विश्वास करो कि ये जो चिट्ठी है वो सही चिट्ठी है। और वो ये चिट्ठी लिख के आगे चला जाता है। सिमिलरली, जब हम इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, हमें एक डर हमेशा रहता है कि मार्केट्स में काफी उतार चढ़ाव है, लेकिन हमें यह भी पता है कि मार्केट्स में अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, अगर ये ग्राफ आप देखेंगे तो ये 20 साल का ग्राफ है। इक्विटी मार्केट्स ने आपको करीबन 18% एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं। सोने या गोल्ड ने आपको करीबन 12% रिटर्न दिए और जो गिल्ट है या डेट है उसमें आपको करीबन 6% के रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन कितने लोगों ने ये 18% किनको नसीब हुए हैं? बहुत कम लोगों को हुए हैं, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि इक्विटीज में जब भी गिरावट आती है हमें डर लगता है और हम इक्विटीज से निकल जाते हैं। हमें इक्विटीज पे ज्यादा विश्वास नहीं है कि हमें वो इक्विटीज एक लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के बाद हमें अच्छे रिटर्न्स देगी। अगर हम फंड्स के भी रिटर्न्स देखते हैं, ये कोई फंड्स है, हमारे 4 फंड्स के नाम है जिन्होंने 20% के भी ऊपर इक्विटीज से हमें रिटर्न्स दिए हैं। और ये तो सेंसेक्स का रिटर्न था, फंड्स ने उससे भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम में से कितने लोगों को लास्ट 20 इयर्स हम इन फंड्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। हमारी कहानी वो नौजवान ने जो बोतल फर्स्ट टाइम उसने देखी कि ये बोतल से पानी आप अगर हैंड पंप में डालो तो हैंड पंप चलेगा, उस टाइप की कहानी है कि आप 20 साल तक इक्विटी में इन्वेस्ट करो तो आपको 18% रिटर्न मिलेंगे। लेकिन कितने लोगों ने उस चीज पे विश्वास रखा, कितने लोगों ने नहीं रखा, ये एक जानने वाली बात है। तो अगर हम इक्विटीज के अलावा अगर हम जनरली देखें कि हम कौन से एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक रिसर्च किया है जेफरीज करके एक फॉरेन कंपनी है, उन्होंने इंडियन इन्वेस्टर्स का रिसर्च किया है और वो कहते हैं कि 80% जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स है वो प्रॉपर्टी, बैंक डिपॉजिट्स और गोल्ड, इन 3 चीजों में इन्वेस्टेड है। अगर आप प्रॉपर्टी देखें तो करीबन 50% हमारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा हुआ है, 15% हमारा पैसा बैंक डिपॉजिट्स में लगा हुआ है और 15% पैसा जो है वो गोल्ड में लगा हुआ है। और अभी अभी आपने एक
स्लाइड पहले ग्राफ देखा कि इन सभी चीजों में इक्विटी ने बाजी मारी है और इक्विटी हमें सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं पिछले 20 साल। लेकिन हम इक्विटीज में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? ओनली 5%। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें इक्विटीज पे इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि उसमें काफी उतार चढ़ाव होते हैं और उतार चढ़ाव से हमें बहुत डर लगता है। तो आगे भी अगर हम देखेंगे तो इक्विटीज में इंडिया के साथ अगर आप इंडियन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह छोड़ के अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स अगर देखते हैं तो इक्विटीज में हम करीबन 14% इन्वेस्टेड है इंडियन इन्वेस्टर्स। लेकिन आप दूसरे कंट्रीज में जाएंगे तो लोग 25-30, अमेरिका में जाएंगे तो करीबन 45% इन्वेस्टमेंट लोगों का इक्विटीज में होता है। तो आई मीन दे आर डेवलप्ड कंट्रीज एंड मे बी दैट इज द रीजन कि वहां पे इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में ज्यादा क्यों है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उतार चढ़ाव से हमें बहुत डर लगता है, तो मैंने क्या किया, एक 25 साल का मैंने एक ग्राफ बनाया कि चलो देखते हैं पिछले 25 साल में कितना उतार चढ़ाव हुआ है। तो मैंने हर कैलेंडर ईयर के लिए 1998 से लेके 2022 तक मैंने हर कैलेंडर ईयर में देखा कि कितना उतार चढ़ाव हुआ है। तो अगर आप ये ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ 6 साल आउट ऑफ 25 ईयर्स में मार्केट गिरे हैं और बाकी के 19 साल मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। ओवरऑल 25 साल में मार्केट्स ने 12% दिए हैं और 12% इफ यू कंपेयर करेंगे तो 12% रीजनेबली अच्छा रिटर्न है। ये तो सेंसेक्स, ये निफ्टी का रिटर्न है। यही चीज अगर आप फंड्स में देखेंगे तो 12% से आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि इतने लंबे समय में भी इक्विटीज जो आप उतार चढ़ाव से डरते हैं, उतार चढ़ाव है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जो आप गिरावट के लिए आप डरते हैं, हम हमेशा डरते हैं कि मार्केट गिरेगा, जिस गिरावट के लिए हम डरते हैं वो अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 6 साल में मार्केट गिरा है, 19 साल में मार्केट बढ़ा है, 12% रिटर्न मार्केट ने दिया है। और ये उतार चढ़ाव की वजह से हम देखते हैं कि मार्केट में जो फ्लोज आते हैं इन्वेस्टर के, कि लोग कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में और कब इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इसमें हमारे 2 इमोशंस छुपे हुए हैं, एक है ग्रीड यानी लालच और दूसरा है फियर यानी डर। जब हम डरते हैं, और ये ग्राफ एक्चुअल ग्राफ है, इसमें आई मीन बहुत ट्रांसपेरेंट चीज है, जब हम डरते हैं तो हम बहुत कम पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा ये ग्राफ बता रहा है, क्योंकि ये बार बहुत छोटे छोटे। और जब मार्केट बढ़ता है, ये जो पर्पल लाइन है वो निफ्टी का लाइन है, और जब वो ऊपर जा रहा है तभी हम बहुत सारे पैसे मार्केट में डाल रहे हैं। और ये बार के आप लेंथ अगर देखेंगे, हाइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम मार्केट ऊपर है तभी हम ज्यादा पैसा डालते हैं, मार्केट नीचे है तभी हम कम पैसा डालते हैं। लेकिन हमें हर एक समय पैसा जो डालना है वो इक्वल अमाउंट्स में डालना है, ताकि हम अच्छा वेल्थ क्रिएशन करें। और इसके लिए हमें मार्केट्स पे विश्वास होना जरूरी है। और ये मैंने आपको काफी सारी चीजें दिखाई हैं जिससे आपका शायद मार्केट्स पे विश्वास और बढ़े। जैसे वो नौजवान ने लिखा था, बिलीव मी इट वर्क्स, और ये मैंने आपको 20-25 साल की हिस्ट्री मार्केट की बताई। अभी मैं आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड के भी रिटर्न्स बता रहा हूँ। इसमें जो लाल लाइन है वो गिरावट वाले लाइन है। जब भी मार्केट गिरा है, फ्लेक्सी कैप फंड जो हमारा एक फ्लैगशिप फंड है, उसमें अगर आप 10,000 रुपीज SIP में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तभी आपको ये अमाउंट मिलेगा। ये आपने उसमें अगर स्टेप अप भी करते हैं, आप अगर उसमें 10% स्टेप अप भी कर सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल SIP है। आगे मैं आपको स्टेप अप वाला भी ग्राफ दिखाऊंगा। 10,000 रुपीज अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में डालते हैं, जब से वो फंड शुरू हुआ है 1994 में, करीबन 28 साल पहले अगर आप इसमें पैसा डालते थे तो आपका पैसा 31 टाइम्स बढ़ जाता था। आपका प्रिंसिपल होता था 34 लाख, जो आपने इस फंड में 10,000 रुपया SIP के जरिए इन्वेस्ट किया है, और आपका कॉर्पस जो है वो बनता था 10.5 करोड़। 10.5 करोड़ 20% रिटर्न्स के हिसाब से आपको ये SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जरिए आप आ सकते थे। और यही चीज अगर आप बेंचमार्क देखेंगे तो बेंचमार्क में करीबन 4 करोड़ का रिटर्न हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं कि लंबे समय तक अगर आप मार्केट्स में इन्वेस्ट करें तो आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। हमारा एक ही प्रॉब्लम है इन्वेस्टर्स का कि हम उतार चढ़ाव से बहुत डरते हैं, और हम जब भी मार्केट गिरता है हम उसमें से एग्जिट कर लेते हैं। चलिए दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, और ये कहानी है और एक नौजवान की, जिसका नाम है माइलो। और माइलो बड़ा हुआ था इटली में। बहुत हजारों साल पुरानी ये कहानी है, जहां पे एंशिएंट ओलंपिक्स होते थे ग्रीस में। तो करीबन 2-2.5 हजार साल पहले, तभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि आप प्रैक्टिस करो, ये करो, वो करो। ये बंदा जो है माइलो, इसे बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक, और इसे लगता था कि मुझे एक वर्ल्ड चैंपियन बनना है बॉडी बिल्डिंग। तभी ऑब्वियसली हजारों साल पहले जिम वगैरह नहीं होते थे। तो ये क्या करता था, इसके घर में एक गाय का बछड़ा था, तो ये अपने गाय के बछड़े को अपने कंधे पे उठा के रोज सैर करने लेके जाता। लेकिन आप एक चीज याद कर सकते हैं कि जो गाय का बछड़ा है वो
जल्दी ग्रो हो जाता है, जल्दी बड़े होते हैं। तो ये जो गाय का बछड़ा है ये बड़ा होता गया, माइलो भी ऑब्वियसली बड़ा होता गया, लेकिन इसकी जो आदत थी वो गाय के बच्चे को घुमाने वाली जो आदत थी वो उसने छोड़ी नहीं। वो रोज उसे घुमाने ले जाता था, और जब ये बच्चा बड़ा होके गाय बन गया तभी भी वो उसे अपने कंधे पे उठा के, आप इमेजिन कर सकते हो कि गाय को पूरा उठा के कंधे पे रखने के लिए कितना वजन उठाना पड़ता होगा, लेकिन बिकॉज माइलो ने कंसिस्टेंटली एक काम किया था। आप कोई भी काम अगर छोटे से शुरुआत करो, सपोज आपको एक्सरसाइज करना है या वेट लॉस करना है या जो भी आपको रीडिंग करना है या कुछ भी नई चीज करनी है, आप एकदम से उसे लार्ज स्केल पे नहीं कर सकते। आपको वो छोटे छोटे स्टेप्स में आपको करना होता है, जैसे कि माइलो ने किया। दूसरी बात यह है कि नॉट ओनली स्मॉल स्टेप्स, आपको वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो होता है उस तरीके से आपको वो करना होता है जो माइलो ने किया, और इसके वजह से उसकी बॉडी जो है वो काफी स्ट्रांग हो गई। और माइलो ने काफी सारे कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, ना कि इवन ओलंपिक्स में, जो तभी ग्रीस में ओलंपिक्स होते थे उसमें पार्ट लिया, और वो वर्ल्ड चैंपियन बना तभी। और क्यों बना? बिकॉज उन्होंने ये जो कंसिस्टेंसी और स्टेपिंग अप वाली जो पार्ट थी वो उन्होंने बहुत डिसिप्लिन से की, कि रोज किया और वेट बढ़ाते 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 वो स्टेप वाइज ऊपर ऊपर बढ़ते गए और बहुत स्ट्रांग बने। सिमिलरली जब आप इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं तो हम अगर सिमिलर अमाउंट्स रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे तो भी हमें रिटर्न मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं। अभी ये आप अगर ये फंड का अगर आप रिटर्न देखते हैं, जो फ्लेक्सी कैप फंड मैंने इसके पहले बताया था, आप 10-10.5 करोड़ रुपया आपको एसआईपी से मिल जाएगा। 1994 से 2022 तक अगर आप इन्वेस्ट करो तो आपको 10.5 करोड़ 34 लाख प्रिंसिपल 10.5 करोड़ कॉर्पस आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप यही चीज 10% स्टेप अप करते थे हर साल, तो आपका कॉर्पस 10.5 करोड़ के बजाय करीबन 18 करोड़, यानी करीबन 7.5 करोड़ आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे, जिसके लिए आपने इन्वेस्ट किए हैं करीबन 1.25 करोड़। आप अगर देखेंगे दोनों के प्रिंसिपल के बीच में जो गैप है, नॉर्मल एसआईपी का प्रिंसिपल है 34 लाख और स्टेप अप एसआईपी का प्रिंसिपल है 1.64 करोड़, यानी करीबन 1.25 करोड़ आपने स्टेप अप में एक्स्ट्रा पैसे डाले हैं, लेकिन आपको जो एक्स्ट्रा अर्निंग्स मिले हैं वो करीबन 8 करोड़ रुपया। यही माइलो की कहानी से आपको पता चलता है कि ना कि आप स्ट्रेट लाइन में जाइए सेम अमाउंट के बजाय, आप बढ़ते हुए अगर स्टेप अप करेंगे आपके इन्वेस्टमेंट को, तो आपका कॉर्पस एक्स्ट्रा आपको दे सकता है लंबे समय के बाद। सिमिलरली अगर हम यही चीज अगर हम प्राइमा फंड में देखते हैं, तो वो कॉर्पस जो नॉर्मल एसआईपी है वो 12 करोड़ 13 करोड़ है, और स्टेप अप एसआईपी में वो कॉर्पस करीबन 23 करोड़ होता है, यानी करीबन 11 करोड़ आपको 10 करोड़ के आसपास आपको ज्यादा मिले। चलो तीसरी स्टोरी की तरफ मुड़ते हैं, जिसका नाम है व्हाई डज अ कार नीड ब्रेक्स। और अगर हम जनरली ये क्वेश्चन में अगर किसी को जनरली पूछूं कि आपकी गाड़ी में ब्रेक्स क्यों है भाई, तो बोलेंगे ब्रेक्स अभी सिंपल है कि एक्सीडेंट नहीं होए, या फिर हम गाड़ी को रोक सके, या फिर हम गाड़ी की स्पीड कम कर सके। इन सब चीजों से की वजह से गाड़ी में ब्रेक्स होते हैं। तो ब्रेक से हमें गाड़ी पे अच्छा कंट्रोल मिल जाता है। ये सब रीजंस लोग देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि गाड़ी में जो ब्रेक्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप गाड़ी फुल स्पीड में चला सको, आप पूरी रफ्तार से आप गाड़ी चला सको, इस वजह से ब्रेक्स होते हैं। तभी आप मुझे बोलोगे यार ये क्या रीजन, गाड़ी में ब्रेक्स होते हैं स्पीड कम करने के लिए, आप तो बोल रहे हो गाड़ी में स्पीड होते हैं ब्रेक्स होते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए। लेकिन ये बात सही है कि गाड़ी में जो ब्रेक्स होते हैं ये इसके वजह से आप आपकी गाड़ी पूरी रफ्तार में चला सकते हो। आप उल्टा सोचिए कि अगर आपके गाड़ी में ब्रेक्स नहीं होते तो आप गाड़ी कितनी रफ्तार से चला सकते थे, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कम रफ्तार से। और आप गाड़ी कैसे रुकाओगे, जैसे आप स्कूटर या बाइक को रुकाते हो पैर बाहर करके, आप उस तरीके से आप गाड़ी को रुकाते थे। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप फॉर्मूला 1 फॉलो करते हो, यानी रेसर कार्स जो चलाते हैं वहां पे आप फॉलो करते हो, तो उन गाड़ियों में बेस्ट ब्रेक्स इन द वर्ल्ड, जो सबसे अच्छे ब्रेक्स है वो उन गाड़ियों में लगते हैं। क्यों? बिकॉज उनको 300 या 400 माइल्स पर आवर गाड़ी चलानी होती है, हाईएस्ट स्पीड में गाड़ी चलानी होती है, इसके लिए उनके पास बेस्ट ब्रेक्स होते हैं। तो इस कहानी का मॉरल यही है कि गाड़ी में जब ब्रेक्स होते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। सिमिलरली आप हमारी लाइफ को भी अगर देखेंगे तो हमारी लाइफ में काफी सारे लोगों ने ब्रेक्स इस्तेमाल किए हैं, जिसके वजह से हमारी लाइफ आज अच्छी बनी। और ये कौन लोग हैं? ये हमारे माता पिता हैं, या हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने, या हमारे फ्रेंड्स हैं, या हमारे बॉसेस हैं, जो भी है उन्होंने हमारी लाइफ में ब्रेक्स लगाए। या कभी हमारे पेरेंट्स ने बोला कि घर पे जल्दी आ जाओ,
या फिर अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ये मत करो, वो मत करो, टीचर्स ने डांटा होगा, बॉस ने डांटा होगा या किसी ने और ने डांटा होगा, तभी हमें खराब लगता है। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये सब चीजें तो आज हमारी जिंदगी जो हम आज हैं वो उस डांट की वजह से। हम जब भी हमारे पुराने टीचर्स को वगैरह मिलने जाते हैं या फिर हम उनके चरण स्पर्श करते हैं, क्यों करते हैं? बिकॉज उन्होंने जो हमें डांटा था उस वजह से आज हम सक्सेसफुल हैं। तो ये लोगों ने हमारी लाइफ में ब्रेक्स लगाए ताकि हम आगे फुल स्पीड से जा सके। तो ब्रेक्स इन लाइफ आर गुड, दे आर नॉट बैड। सिमिलरली अगर हम मार्केट्स में देखें, मार्केट्स में ब्रेक्स तो लगते रहते हैं, मार्केट्स में उतार चढ़ाव तो लगते रहते हैं। ब्रेक्स लगने के बाद क्या होता है? मार्केट गिर जाता है। और ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें मार्केट गिर गया था। अगर आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक देखो या इराक वॉर देखो या बीजेपी ने जब 2004 में इलेक्शंस हार गए थे तभी का फॉल देखो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में देखो, कोई भी देखो, ब्रेक्सिट देखो, कोविड में देखो, कोई भी आप मार्केट में जब भी कोई नेगेटिव इवेंट हुआ है, मार्केट में ब्रेक लग गए हैं, मार्केट गिर गया। लेकिन इसका मॉरल ये है कि गिरने के बाद क्या हुआ, ब्रेक्स लगने के बाद क्या हुआ। जैसे मैंने फॉर्मूला 1 के बारे में आपको बताया कि ब्रेक्स लगने के बाद गाड़ी और स्पीड से बढ़ी। और अगर आप उस इवेंट के बाद अगर देखेंगे, मुझे याद है 2008 में सेंसेक्स करीबन 8,000 तक गिरा था और आज क्या है सेंसेक्स? 60,000। तभी किसी ने सोचा था, तभी लोग डर गए थे कि ये अभी खत्म, मार्केट खत्म। मुझे याद है कोई कोई लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना बंद कर दिया कि अभी मैं आज से इकोनॉमिक टाइम्स ही नहीं पढ़ूं। तो ये सब चीजें हम जब देखते हैं हमें हंसी आती है कि हम तभी वैसे बिहेव करते थे। लेकिन कहने की बात यह है कि ब्रेक्स मार्केट के लिए अच्छे हैं और इन ब्रेक्स के वजह से मार्केट और स्पीड में बढ़ता है। और अगर आप 1, 3 और 5 साल का अगर रिटर्न्स देखें मार्केट में इन इवेंट्स के बाद, तभी आप देखेंगे कि मार्केट्स ने पूरी स्पीड के साथ डबल डिजिट्स में आपको रिटर्न दिए हैं। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये हर बार हुआ। तो ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है कि ये हर बार मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे चुका है हर फॉल के बाद। तो याद रखिए कि जब भी अभी ये साल 2022 में हम जो देख रहे हैं, मार्केट में जो वोलेटिलिटी चल रही है, मार्केट में जो टेंशन चल रहा है, हमें लगता है कि यार नहीं इन्वेस्ट करता, नहीं पैसे डालता हूं मार्केट, मेरे पैसे सारे डूब जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको कोई करेक्ट करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन आप सिर्फ हिस्ट्री देखिए कि इससे भी वर्स्ट इवेंट्स हुए हैं मार्केट में। और अभी का फॉल जो है वो करीबन 17.5% का फॉल है। लेकिन आप अगर 2008 में फॉल देखेंगे तो 60% फॉल हुआ है। तो डिस्पाइट द फॉल मार्केट बढ़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी मार्केट्स ऐसे ही बढ़ेंगे। पोटेंशियल है मार्केट में कि ये सब ब्रेक्स जो है वो लगते रहते हैं और मार्केट बढ़ते रहते हैं। दूसरा एक ब्रेक है जो हमें आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको अगर फॉल से डर लगता है तो आप एसेट एलोकेशन कीजिए। आप इक्विटी और डेट जो कंबाइंड होते हैं, जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं, हाइब्रिड फंड्स होते हैं, उस तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करिए ताकि जो फॉल है, जो आप गाड़ी में सस्पेंशन वगैरह होता है जिससे आपको वो उतार चढ़ाव कम फील हुए, उस टाइप का जो फंड होता है वो हाइब्रिड फंड्स होते हैं। वो हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे, एसेट एलोकेशन करेंगे तो आपका जो फॉल है, वो ब्रेक जो है वो हल्के से लगे, वो पूरी आपको फोर्स से नहीं लगे। सिमिलरली मैं आपको बताया था कि आपके बुजुर्ग जैसे आपको कहते थे, वैसे फाइनेंशियल एडवाइजर इन्वेस्टमेंट के लिए भी वही कहते हैं कि हमारे भलाई के लिए वो कहते हैं कि लॉन्ग रन में आप अच्छा रिटर्न कमाइए। इसके लिए वो आपको हमेशा जो नकारात्मक भी होगा, आपको नकारात्मक लगता होगा, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स को भी ब्रेक की तरह समझिए जो कि आपको आगे आपके भलाई के लिए वो कह रहे हैं। सिमिलरली अभी हम चलते हैं चौथी कहानी की तरफ जिसका नाम है व्हाट्स गोइंग टू चेंज। अभी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट साहब हैं, अभी जो इधर नाम हम लोग ले नहीं सकते हैं, बट अगर हम ये नाम आप शायद गेस कर चुके होंगे। ये जो साहब है, ये जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इनको लोग ये बहुत बड़े टॉप 10 रिचेस्ट पर्संस इन द वर्ल्ड, इनमें इनका नाम लिया जाता है। सो इनको ये जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, इनको एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि व्हाट्स गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years, अगले 10 साल में क्या क्या चेंज होने वाला है। तो ये साहब हमेशा बोलते हैं यार ये सवाल मुझसे मत करो, इसका आंसर मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक सवाल का आंसर है कि व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years, यानी अगले 10 साल में क्या चेंज नहीं होने वाला है, उसी के वजह से मैं मेरी स्ट्रैटेजी बनाता हूं। मेरी कंपनी की स्ट्रैटेजी जो है वो व्हाट्स नॉट गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट 10 years उसी पे बनी हुई। और ये कहते हैं कि मेरे लिए 3 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक है कि मैं जो सामान बेचता हूँ वो लोगों के पास, ये एक ऑनलाइन डिलीवरी स्टोर है, तो ये कहते हैं कि मेरा जो सामान है वो लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। ये एक चीज जो है वो कभी चेंज नहीं होने का, लोगों को हमेशा डिलीवरी सबसे जल्दी चाहिए। दूसरी बात जो है, लोगों को वैरायटी चाहिए।
कि मैं उनको जो भी मैं चीजें बताऊं उनकी बहुत सारी वैरायटीज मैं बताऊं, ये चीज अगले 10 साल में चेंज नहीं होने वाली। और तीसरी बात जो है, मैं उनको अच्छे दाम में यानी गुड प्राइस में ये प्रोडक्ट्स दे दूं, कॉम्पिटिटिव प्राइस में प्रोडक्ट दे दूं, ये बात अगले 10 साल में चेंज नहीं हुई। तो मेरी जो भी स्ट्रैटेजी है वो इस बात पे निर्भर है कि अगले 10 साल में क्या चेंज नहीं होने वाला है। तो इन्हीं के जरिए अगर हम इन्वेस्टमेंट में भी सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट में वही कहानी है कि पिछले 10 साल में जो चेंज नहीं हुआ है वही चीज आगे 10 साल में भी वैलिड है कि हमें लंबे समय तक इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो पिछले 30-40 साल में भी चेंज नहीं हुई है, अगले 30-40 साल में भी शायद चेंज नहीं हो। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। दो दोस्त है, रोहित और मोहित। अभी दोनों ने सोचा कि चलो रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करते हैं। तो रोहित जो है वो 25 साल से इन्वेस्ट करने शुरू होता है और उसने ठान लिया है कि मैं 55 ईयर्स तक मैं रिटायर हो जाऊंगा। मेरे पास 30 साल है, मैं 30 साल में जो भी कॉर्पस है वो जमा करके मैं रिटायर हो जाऊंगा। तो शुरू करता है वो 5,000 के इन्वेस्टमेंट से और 12% अगर आप मार्केट का रिटर्न अगर लेते हैं तो 30 इयर्स में रोहित को 5,000 के हिसाब से मिलते हैं करीबन 1.76 करोड़, करीबन 2 करोड़ रुपए रोहित जमा कर लेता है एज अ कॉर्पस फॉर हिज रिटायरमेंट। उसका जो दोस्त है मोहित, वो थोड़ा आलसी है और वो सोचता है यार ये रोहित तो इसे बहुत जल्दबाजी है, इसे लाइफ एंजॉय नहीं करना है, मैं तो मेरा लाइफ एंजॉय करूंगा उसके बाद मैं सेव करूंगा। तो वो करीबन 20 साल ऐसे निकालता है, सेव बिल्कुल नहीं करता। उसके बाद वो रोहित के पास चला जाता है और उससे सब डिटेल्स लेता है और वो सोचता है कि यार ये रोहित ने तो 5,000 रुपए जमा किए, चलो मैं 15,000 रुपए महीने के जमा करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ। और मैं कितने जमा करूंगा, मैं भी 18 लाख रुपए जमा करूंगा। रोहित ने भी 18 लाख रुपए जमा किए, 55 तक रोहित भी 18 लाख रुपए जमा करेगा, मैं भी 15,000 के हिसाब से 10 साल में मेरे भी 18 लाख रुपए जमा हो जाएंगे और मुझे भी रोहित के इतना ही पैसा मिलेगा। अभी मोहित को प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेस्टिंग का पता ही नहीं है। जब 55 साल के बाद दोनों अपना कॉर्पस देखते हैं तो रोहित के पास 2 करोड़ जमा है और मोहित के पास सिर्फ 35 लाख जमा है। तो मोहित शॉक हो जाता है, यार मैंने भी तुम्हारे जैसे 18 लाख जमा किए तो मेरे पास क्यों नहीं हुए 2 करोड़ रुपए। तो तब उसे समझ में आता है कि आप लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका कॉर्पस जमा नहीं हो। तो ये कहानी का मॉरल ये है कि इट डज नॉट मैटर हाउ मच यू इन्वेस्ट, इट मैटर्स हाउ लॉन्ग यू इन्वेस्ट। तो कितना आप इन्वेस्ट करते हो वो जरूरी नहीं है, कितने लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करते हो ये बहुत जरूरी है। और ये चीज जो है वो पिछले 40 साल में ना चेंज हुई है ना अगले 40 साल में चेंज नहीं हुई। तो हमेशा याद रखिए कि लंबे समय तक आप इन्वेस्ट करेंगे, भले छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करें, आपका कॉर्पस काफी बड़ा हो सकता है जैसे रोहित ने किया है। और अगर आप डिले करते हैं, सपोज आपको 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना है, आपके जमा करना है आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए, तो आप अगर 25 साल में रोहित के जैसे आप शुरू करेंगे तो आप शुरू कर सकते हैं 7,500 रुपए से, 7,700 का अगर आप SIP शुरू करते हो, 12% का रिटर्न एज्यूम करते हो, तो 25 से करीबन 35 इयर्स अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 5 करोड़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 करोड़ आपका कॉर्पस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 साल का डिले करते हो, 25 के बजाय आप 30 साल से इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, तो आपका जो ओरिजिनल कॉर्पस है वो आपको इन्वेस्टमेंट है, आपको 14,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपने 5 साल डिले किया, लेकिन वो 5 साल डिले की सजा ये है कि आपका जो इनिशियल अमाउंट है आपको 7 से 14,000 भरने पड़ेंगे और हर 5 साल का डिले जो है वो आपके कॉर्पस को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डबल कर रहा है। यानी 35 साल में आपको करीबन 26,000, उसके बाद 50,000, उसके बाद करीबन 1 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर आपको 5 करोड़ रुपया 60 साल में जमा करना है। इसका ये मॉरल यही है कि आप जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करो और जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करो, तभी आपका जो इनिशियल अमाउंट है वो छोटा रह सकता है। और यही है इन्वेस्टमेंट बिहेवियर का राज कि अगर आपका बिहेवियर अगर सही है तो आपको अच्छा अमाउंट आगे जाके मिल सकता है। तो आप बिहेवियर सही रखिए, आपका रिटर्न भी सही हो जाएगा। अभी चलते हैं 5वीं कहानी की तरफ, जिसका नाम है कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। अभी हम कोई भी बात अगर हम जब भी कंपेयर करते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको टिपिकली एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो होता है वो आपको बताता हूँ। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टिपिकली जब सैलरी हाइक्स होते हैं, एनुअली एक सैलरी हाइक का इवेंट होता है, तो सपोज आपके बॉस ने आपको बताया कि आपका काम बहुत अच्छा हुआ है इस साल, पिछली साल आपको 6% हाइक मिला था, इस बार आपने बढ़िया काम किया है जिसके लिए मैं आपको 15% का हाइक दे रहा हूँ, 3 टाइम्स 15% का हाइक दे रहा हूँ। आप फूले नहीं समाते, आप बहुत खुश हो जाते हैं कि पिछले साल 6% का हाइक मिला है,
आप अभी 15% हाइक लेके आप बाहर आते हो, घर वालों को फोन करते हो, बहुत खुश होके आप घर आते हो, ये सब होता है। अगले दिन आप जब ऑफिस में आते हो तभी आपके कानों पर उड़ती उड़ती एक खबर आती है कि आपके एक कलीग जो है, आपके डिपार्टमेंट में आपके सेम लेवल के एक कलीग जो है, उनको 25% का हाइक मिला है। ये बात जैसे ही आप सुनते हो आपका मुंह बहुत छोटा हो जाता है, आप बहुत निराश हो जाते हो। यानी एक दिन पहले जो आप इतने खुश थे कि आप 6% से 15% आपको हाइक मिला है, अभी आप सुनते हो किसी और को 25% हाइक मिला है, वो सुनते ही आप नेगेटिव बन जाते हो, आप गुस्सा आ जाता है आपको, बहुत सारा नेगेटिव फीलिंग्स आप में आ जाता है। तो मॉरल यही है कि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जैसे ही आप किसी चीज से किसी और के साथ आप कंपेयर करते हो, आपकी जो खुशी है वो कम होती है और शायद निराशा बन जाती है। तो चलिए कहानी की तरफ मुड़ते हैं। एक कौवा जो है वो एक दिन हंस के पास चला जाता है और हंस को बोलता है, यार तुम कितने सुंदर हो, मुझे देखो, मैं इतना काला, कोई मेरी तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी तरफ लोग देख के खुश होते हैं, तुम भी सबसे सुंदर पक्षी हो और तुम सबसे खुश भी हो। तो ये हंस जो है वो कौवे को बोलता है, यार कुछ दिन पहले तक मैंने सोचा था कि मैं सबसे सुंदर हूं और मैं बहुत खुश था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि दो जो कलरफुल तोते हैं, दो कलरफुल पैरेट्स जो है वो मेरे से ज्यादा सुंदर है, तब से मैं निराश हो गया, तब से मेरी खुशी कम हो गई। तो कौवा बोलता है, यार ये क्या हुआ, ये पैरेट्स कौन है? तो ये चला जाता है इन कलरफुल पैरेट्स को, तोतों को मिलने के लिए, और उनके पास चला जाता है और बोलता है कि यार तुमने तो ये जो हंस है उसकी खुशी छीन ली है और तुम वर्ल्ड में सबसे ब्यूटीफुल बर्ड हो, ऐसे हंस ने मुझे कहा। तो तुम इतने ब्यूटीफुल हो कि तुम बहुत खुश होंगे लाइफ में कि तुम्हें भगवान ने इतना सुंदर बनाया है। तो वो जो कलरफुल तोते हैं वो कहते हैं कि हाँ, हमें खुशी है कि हम सुंदर हैं और हम खुश भी थे कुछ समय तक कि हम इतने सुंदर हैं, लेकिन जब से हमें पता चला है कि एक पक्षी है जिसका नाम है मोर, पीकॉक, जो हमसे भी सुंदर है, तब से हमारी खुशी कम हो गई, हम इतने खुश नहीं हैं। तो वो कौवा कहता है, यार ये मोर से तो मिलना ही पड़ेगा, और वो उड़ के चला जाता है मोर के पास। मोर एक पिंजरे में बंद है, एक चिड़ियाघर में बंद है, और चारों तरफ लोग मोर को देखने के लिए, पीकॉक को देखने के लिए आजू बाजू में खड़े हैं। और ये कौवा उसे जाके बोलता है, यार तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें इतनी भीड़ लगी है तुम्हें देखने के लिए, तो तुम तो बहुत खुश होंगे लाइफ में, ऐसा किसको मिलता है कि इतने लोग तुम्हें देखने आते हैं। तो ये जो पीकॉक है वो कहता है, काहे की खुशी यार, मैं तो सबसे दुखी हूँ, तुम मेरे से ज्यादा खुशी। तो अब ये कौवा शॉक हो जाता है कि यार ये क्या है, ये मुझे क्यों खुश बोल रहा है। तो कहता है उसे, यार मैं तो ऐसा काला, मुझे कोई दिखता भी नहीं है, मैं क्यों खुश, तुम सबसे खुश हो। तो कहता है कि तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो फ्रीडम है, तुम कहीं पे भी जा सकते हो, वो फ्रीडम तुम्हारे पास। मैं सुंदर हूँ, इसके लिए मैं कहीं भी जा नहीं सकता हूँ, मैं इस पिंजरे में कैद हूँ, इसके लिए मुझे सुंदर होने की कोई खुशी नहीं। तो अगर आपके जब इन्वेस्टमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, हम हमारे रिटर्न्स अगर देखें और हमारे जो एडवाइजर्स हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन पे अगर हम विश्वास करें कि हमें सही फंड्स रेकमेंड कर रहे हैं, तभी हमारी खुशी ठीक ठाक होगी। जैसे हम फंड्स के रिटर्न दूसरे फंड से कंपेयर करेंगे और उनको अगर बोलेंगे कि यार ये फंड मेरे फंड से ज्यादा अच्छा कर रहा है, तभी शायद आप निराश हो जाएंगे। इतना याद रखिए, जो हमने विश्वास की बात की थी कि आपके एडवाइजर पे आप विश्वास करिए कि उन्होंने आपको सही फंड रेकमेंड किया। तो ऐसे ही हमने एक एनालिसिस किया था लार्ज कैप फंड्स का, कि लार्ज कैप फंड्स में अच्छे फंड्स कौन से हैं, और ये हमने एनालिसिस 2012 से 2021 यानी करीबन 10 साल का एनालिसिस किया था। और इन लार्ज कैप फंड्स में कौन से फंड्स अच्छे किए हैं, इनका ये टेबल है। तो हमने करीबन 25 फंड्स का एनालिसिस किया था, और उसमें से करीबन 7 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में कोई ना कोई एक साल में टॉप रैंक लिया है, यानी हाईएस्ट परफॉर्मेंस दिया है। और हम जब भी कोई फंड चूज करते हैं, हमें हमेशा लगता है कि ये फंड सबसे अच्छा रिटर्न वाला फंड होना चाहिए। ऐसे फंड हमें अच्छे लगते हैं कि हमें अच्छे रिटर्न वाले फंड दीजिए। तो आपके एडवाइजर के पास आते हैं 2012 में और कहते हैं कि मुझे सबसे बढ़िया फंड दीजिए। तो एडवाइजर कहता है कि सर, सबसे बढ़िया फंड लेके कोई फायदा नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स होने की ज्यादा जरूरत है। अगर आपका फंड रिटर्न्स में कंसिस्टेंट नहीं है, यानी उतार चढ़ाव या जो आप फॉल वगैरह देखते हैं उसका जब कंसिस्टेंट नहीं है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, मैं उस टाइप के फंड्स आपको नहीं दूंगा, मैं आपको जनरली जो अच्छे फंड है वही दूंगा। तो कहते हैं नहीं, मुझे अच्छे बेस्ट रिटर्न वाले फंड। तो फंड बी जो है वो 2012 में रैंक नंबर 1 पे था, वो आप ले लेते हो। आप 2012 में तो बहुत खुश होते हैं
2013 में आप देखते हैं कि ये फंड का रैंक जो है रिटर्न इसका रैंक 13 नंबर हो, और फंड ए जो है वो रैंक 1 पे आ गया। यानी आपका फंड जो है वो अभी अच्छा नहीं कर रहा है, आप फिर से जाते हो आपके एडवाइजर के पास और कहते हो कि मुझे अभी फंड ए चाहिए, क्योंकि वो फंड ए जो है वो अच्छा रिटर्न दे। आप फंड ए लेते हैं। फंड ए अगर आप 2014 में देखें तो उसका रैंक 14 हो गया। वापस आप निराश हो जाते हैं कि ये फंड अच्छा नहीं कर रहा है, अभी वापस ये गिर गया। तो आप कोई भी साल देखें, वापस आप फंड बी में आएंगे, फिर आप फंड जी में जाएंगे, फिर आप फंड ई में जाएंगे, 2017 में आप फंड एफ में जाएंगे। तो कोई भी फंड आप देखेंगे कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर नहीं है। एक ही फंड है जिन्होंने 3 बार रैंक 1 लिया, सिर्फ 3 बार लिया 10 साल। और कोई एक फंड है जो 2 बार रैंक 1 ले चुका है, कोई एक, बाकी सारे फंड जो है वो एक ही बार रैंक 1। लेकिन आप जिस फंड्स को लेते हो वो ऑन एन एवरेज आपको रीजनेबली गुड रिटर्न्स देने वाले फंड्स आपके पास अगर होंगे तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका फंड हमेशा टॉपर होना कोई जरूरी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये रिटर्न्स वाला जो किस्सा अगर आप फॉलो करेंगे तो आप हमेशा निराश होंगे। सिमिलरली आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन 3 कैटेगरीज को भी देखेंगे तो कभी भी ये कैटेगरीज हमेशा टॉपर नहीं है। 2011 में लार्ज कैप टॉपर था, 2012 में मिड कैप, फिर वापस लार्ज कैप, फिर स्मॉल कैप, ऐसे करके अलग अलग जो कैटेगरीज है वो टॉपर हुए हैं। सिमिलरली आप इक्विटी, गोल्ड और डेट, अगर इन 3 एसेट क्लासेस को लेते हैं तो ये भी आप देखेंगे कि कंसिस्टेंट नहीं है। कभी इक्विटी टॉपर है, कभी गोल्ड टॉपर। तो आप गोल्ड जब टॉपर है तभी आप देखेंगे कि ज्यादातर इक्विटी नीचे है, और जब इक्विटी ऊपर है तभी आप देखेंगे कि ज्यादातर गोल्ड नीचे है। तो आपको इन दोनों एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना है ताकि आपके रिटर्न्स जो है वो बैलेंस्ड हो, ना कि आप सडनली अच्छे रिटर्न्स पे आएंगे और सडनली एकदम नीचे वाले रिटर्न्स पे आएंगे। अगर आप गोल्ड और इक्विटी से दोनों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिटर्न्स शायद बैलेंस हो जाते हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो हम बोलते हैं वो बहुत जरूरी है। सिमिलरली आप ग्लोबली भी देखेंगे तो इंडिया इन 2009 से 2022 अगर आप देखेंगे तो इंडिया करीबन 5 बार टॉपर हुआ है और यूएस करीबन 7 बार टॉपर हुआ। और इंडिया जब भी ऊपर है तभी यूएस नीचे है, और यूएस जब भी ऊपर है तभी ज्यादातर इंडिया नीचे है। तो आप दोनों में अगर इन्वेस्ट करेंगे, यूएस मार्केट्स में भी और इंडियन मार्केट्स में भी, यूएस मार्केट के फंड्स तो अभी अवेलेबल भी है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के पास, जैसे यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड जिसमें आप इक्विटीज एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे वाले अगर आप ग्लोबल फंड्स में थोड़ा पैसा डालें, लोकल फंड्स में थोड़ा पैसा डालें, तो आपका रिटर्न्स जो है वो बैलेंस कर जाएगा। जिस साल इंडिया अच्छा नहीं कर रहा है उस साल अगर यूएस अच्छा कर रहा है, अभी आप इसी साल में देखेंगे 2022 में, तो इंडिया ने अच्छा किया, यूएस ने अच्छा नहीं किया। तो ऐसे कभी होगा कि यूएस ने अच्छा किया, इंडिया ने अच्छा नहीं किया। तो आप दोनों में अगर इन्वेस्ट होंगे तो आपके रिटर्न्स ज्यादा बैलेंस होंगे। तो ग्लोबली आप अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि यूएस इकोनॉमी काफी बड़ी है, इंडियन इकोनॉमी काफी छोटी है, जिसके वजह से आप ग्लोबली डाइवर्सिफाइड होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम हमारी लास्ट कहानी की तरफ मुड़ते हैं, द लॉर्ड एंड द स्वीपर। ये एक मंदिर की कहानी है जिसमें एक जो मंदिर में जो साफ सफाई करता है जो है उसकी कहानी है। और वो झाड़ू लगाते लगाते भगवान जी की तरफ काफी टाइम ऐसे होता है कि वो और भगवान जी सिर्फ होते हैं मंदिर में। भगवान जी की तरफ देखते हुए बोलता है, यार आपकी जॉब काफी अच्छी है, खड़े रहो, लोगों की बातें सुनो, और वो आपके जो पेटी में पैसा डालते हैं वो आप ले लो। अच्छा जॉब है आपका, मुझे देखो कितना इतनी मेहनत के बाद पैसे कमाओ, घर लेके जाओ, घर का खर्चा पानी देखो, सब कुछ देखो। तो मेरा जॉब बहुत टेंशन वाला जॉब है, आपका जॉब बहुत इजी है। तो ऐसे करते करते एक दिन भगवान जी भी, उनको भी लगता है यार इसे एक बार बताना चाहिए कि मेरा जॉब भी आसान नहीं है। तो एक दिन भगवान जी उनको बोलते हैं कि यार तुम्हें जो लगता है वैसा नहीं है, मेरा जॉब भी बहुत डिफिकल्ट है। तो उनमें आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि तुम्हारा जॉब डिफिकल्ट है या मेरा जॉब डिफिकल्ट है। तो भगवान जी एक दिन फिर उनको बोलते हैं, चलो कल के दिन तुम पूरे दिन मेरी जगह पे खड़े हो, मैं तुम्हें भगवान बनाता हूँ और मैं तुम्हारा काम मैं कर। तो ये जो स्वीपर होता है ये बहुत खुश हो जाता है कि चलो एक दिन छुट्टी लेते हैं, खड़े रहते हैं वहां पे। तो भगवान जी उनको बोलते हैं कि यार एक ही चीज करना, तुम्हें सिर्फ खड़े रहना, तुम्हें बोलना नहीं, तुम्हें सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना। तो वो कहता है यार यही तो, इसके वजह से मैं तुम्हारे काम पे इतना खुश हूँ, तुम्हें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ खड़े रह के सुनना होता है और जो पैसे वो लेने होते हैं। तो कहता है कि अभी भी याद रखो, तुम्हें सामने वाला कुछ भी बोलेगा या तुम कुछ भी देखोगे तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें कोई इंटरफेरेंस करना नहीं है। तो स्पीकर बोलते हैं हाँ, कंडीशंस आर मेट, कल से मैं तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। तो भगवान जी कहते हैं चलो एक दिन के लिए ट्राई करो। अगले दिन स्वीपर बन जाता है भगवान और वहां खड़ा हो जाता है। और पहले उसके पास एक अमीर आदमी चला आता है और अमीर आदमी बोलता है कि यार तुमने मुझे बहुत पैसे दिए हैं और मैं तुमको भी पैसे दे सकता हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो मेरा प्रोजेक्ट अच्छा चला तो मैं तुमको ये करूंगा वो सब बोल देता है और वो प्रणाम करके चला जाता है।
जब वो अमीर आदमी चला जाता है, उसकी जेब में जो उसका पर्स होता है, बटुआ होता है, वो गिर जाता है मंदिर में, उसे पता नहीं चलता और वो निकल जाता है। उसके बाद एक गरीब आदमी आता है मंदिर में और वो भगवान जी को नमस्कार करते हुए बोलता है कि यार मुझे पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरे पास अभी कल के लिए भी पैसे नहीं, इतना मुझे पैसे का बड़ा प्रॉब्लम है। और वो भगवान को प्रणाम करके जैसे उठता है, उसे वो पर्स या बटुआ दिखता है जिसमें बहुत सारे पैसे पड़े। गरीब आदमी खुश हो जाता है, था यार ये तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया कि भगवान जी ने मुझे इतने पैसे दे दिए। और वो खुश होके वो पर्स उठा के उसे लगता है कि भगवान जी ने मुझे पैसे दिए हैं, और वो उठ के उस पर्स में से थोड़े पैसे निकाल के वो पेटी में डाल के वो अपने घर चला जाता है। उसके बाद एक सेलर जो शिप पे काम करता है, वो आता है भगवान जी के दर्शन करने के लिए कि मैं एक लंबी यात्रा पे जा रहा हूँ और आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसे करके वो भगवान जी से प्रार्थना कर रहा है। उतने में वहां पे पुलिस आ जाती है और वो अमीर आदमी पुलिस को लेके आता है, कहता है कि मेरा जो पर्स है जिसमें काफी सारे पैसे थे वो इसी मंदिर में गिरा था, आप मुझे ढूंढ के दिखाइए। और मुझे लगता है ये आदमी अब भी बाहर गया था और मेरे बाद ये आदमी आया है, मुझे लगता है इसी आदमी ने मेरे पैसे चुराए हैं। अभी वो सेलर कहता है यार मैंने तुम्हारे कोई पैसे चुराए नहीं है, मैंने देखे भी नहीं तुम्हारे पैसे। तो पुलिस को उस पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि वो अमीर आदमी का साइड लेते हैं, और पुलिस वो सेलर को पकड़ के लेके जाती है। जैसे लेके जाती है, ये जो स्वीपर जो भगवान जी बने हैं उसको रहा नहीं जाता है कि यार ये गलत हो रहा है कि ये सेलर ने तो पैसे लिए नहीं है, वो गरीब आदमी जो उसने पैसे लिए हैं और ये सेलर को पकड़ के लेके जा रही है। तो भगवान जी मतलब स्वीपर जो भगवान बने वो बोलते हैं पुलिस को, रुक जाओ, तुम इसको मत लेके जाओ क्योंकि कहानी ऐसे नहीं वैसी है, वो गरीब आदमी पैसे लेके गया है, तुम इसको गलती से लेके जा रहे हो। तो पुलिस कहती है अरे यार भगवान जी ने खुद जब बोला है तो सही होगा, सेलर को छोड़ देते हैं, गरीब आदमी को पकड़ते हैं, उसका पर्स लेके वो अमीर आदमी को देते हैं और गरीब आदमी को जेल में डाल देते हैं। अभी अगले दिन जब भगवान जी खुद वहां बैठने आते हैं और इस स्वीपर को बुलाते हैं और बोलते हैं यार तुमने क्या किया, मैंने तुमको बोला था कि कुछ बोलना ही नहीं है, कुछ इंटरफेरेंस करना नहीं है, फिर भी तुमने बोला, तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। पहली गड़बड़ ये की कि वो अमीर आदमी जो उसको पर्स की जरूरत ही नहीं थी, उसके पास बहुत सारे पैसे थे, गरीब आदमी को पैसे की जरूरत थी, तो वो पैसे वो गरीब आदमी को मिले तो कोई गलत बात नहीं है, वो अमीर आदमी तो और पैसे कमा लेगा, तो तुम्हें क्यों बोलने की जरूरत नहीं थी। दूसरा, ये जो सेलर जो शिप पे जाने वाला था, वो वहां पे समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था, इसके लिए मैंने उसे बचाने के लिए ऐसे प्लान किया था कि पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाले ताकि वो ड्यूटी पे नहीं जाए और उसकी लाइफ सेव हो जाए। तुमने गड़बड़ कर दी, उसे छोड़ दिया, वो शिप पे चला गया, तूफान में फंस गया और वो मर गया। तो तुमने मेरा जो प्लान है वो पूरा चौपट कर दिया क्योंकि तुमने ये मेरे प्लान में इंटरफेरेंस किया। तो इंटरफेरेंस अगर हम देखेंगे तो हम जब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट में इंटरफेयर करते हैं कि हम एसआईपी हमारा चल रहा है और हमने सोचा है कि 20 साल तक एसआईपी चलाते हैं और हम अगर 7वें साल में उसे बंद कर देते हैं तो वो इंटरफेरेंस हुआ, जिसके वजह से जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है वो आपका प्रोसेस रुक जाता है। वैसे ही इस एग्जांपल में अगर आप जश को देखेंगे, जश ने एक 10,000 रुपए का एसआईपी किया है फ्लेक्सी कैप फंड में 2006 से 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से वो नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं और वो एसआईपी बंद कर देता है। और उसके पास जो मैच्योरिटी अमाउंट करीबन 3 लाख का है, वो एक बैंक फिक्स डिपॉजिट में वो 3 लाख रुपए वो बैंक फिक्स डिपॉजिट में डालता है और दिसंबर 2022 तक उस 3 लाख के करीबन 8.5 लाख रुपए बन जाते हैं 8% इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन जज को यह भी पता चलता है कि 2013 में उसे लगता है यार मैंने 2009 से 2013 जो मैंने गैप दिया वो मैंने गलती की क्योंकि मार्केट उसके बाद बढ़ा है, चलो मैं फिर से एसआईपी शुरू करता हूँ। लेकिन अभी वो क्या करता है कि मेरा जो नुकसान हुआ है, मैंने जो बीच में गैप आया, मैं उसके बजाय मैं कॉम्पेंसेट करता हूँ, 10,000 के बजाय मैं 20,000 का एसआईपी करता हूँ। 20,000 का एसआईपी वो करीबन 2013 से 2022 तक कर रहा है और इस 9 साल में उसके 23 लाख रुपए जो एसआईपी के प्रिंसिपल है वो बनते हैं 50 लाख और उसे करीबन 15% इंटरेस्ट मिलता है 2013 से 2022 तक। और अगर आप सारा ये पैसा अगर जमा करेंगे, जो इसने पहले बार एसआईपी किया, फिर उसने एफडी किया, उसके बाद उसने फिर से एसआईपी, इन 3 इनिंग्स में अगर आप उसका पैसा अगर आप इकट्ठा करेंगे तो उन्होंने करीबन 27 लाख रुपए जमा किए और उस 27 लाख के बजाय उनको मिले 57 लाख, 27 लाख प्रिंसिपल, 57 लाख एज कॉर्पस और करीबन 11% इंटरेस्ट रिटर्न्स उनको इस पूरे समय में मिले 2006 से 2022 तक। लेकिन अगर आप उनके जो मित्र हैं यश, उनकी अगर कहानी देखें तो उनका एग्जाम्पल यह है कि उन्होंने एसआईपी बंद ही नहीं की, नो इंटरफेरेंस। जैसे भगवान जी ने बोला था नो इंटरफेरेंस, वैसे उन्होंने भी एसआईपी 2006 से 2022 तक कंटिन्यू रखी है, करीबन 16 साल तक, और उनको 10,000 रुपए के मिले हैं 75 लाख। तो अगर आप प्रिंसिपल भी देखेंगे तो यश ने कम प्रिंसिपल डाला है 20 लाख रुपए और उनको मिले हैं 75 लाख। अगर वो 27 लाख रुपए डालते
तो उनको करीबन 1 करोड़ रुपया उनको जमा हो जाता है। 27 लाख रुपए जश ने भी डाले, लेकिन उन्होंने इंटरफियर किया तो उनको मिले 57 लाख, और जिन्होंने इंटरफियर नहीं किया उन्हें मिले 75 लाख। तो नो इंटरफियरेंस इज अ गुड वे टू इन्वेस्ट एंड क्रिएट वेल्थ। तो हम जब मार्केट वोलेटिलिटी के बारे में सोचते हैं कि इसके वजह से हमारे रिटर्न्स कम होते हैं, ऐसे नहीं है। वोलेटिलिटी मार्केट के लिए अच्छा है, ब्रेक्स मार्केट के लिए अच्छे हैं। आपका बिहेवियर जो है अगर आप चेंज करेंगे तो आप अच्छे रिटर्न्स, अच्छा कॉर्पस, आप बड़ा कॉर्पस जमा कर सकते हैं। तो बिहेवियर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटर्न्स से। तो अगर आप इस कंपास को देखेंगे तो इसमें एक चीज मिसिंग है, वो है डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन आपको देता है आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर को आप अगर ब्रेक समझ के उनकी बात सुनेंगे तो वो आपको अच्छा कॉर्पस जमा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप जब हमेशा रिटर्न्स और प्रोडक्ट्स की तरफ देखते हैं, आपको एक्चुअली देखना चाहिए गोल्स की तरफ, एसेट एलोकेशन की तरफ, और फिर आप प्रोडक्ट्स की तरफ अगर देखेंगे तभी आप एक अच्छा, आपका जो गोल्स है वो गोल्स आप अच्छी तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो ये मेरी जो मेरा सेशन है, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मेरे लिए टाइम दिया और ये कहानियां सुनी, और उम्मीद करता हूँ मैं आपसे फिर कभी वापस मिल सकूं। थैंक यू।